इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है सूचकों का। अब सूचक में भी हम लोगों ने देखा था कि लिटमस पेपर ये अगर डाला जाएगा अम्लीय माध्यम में तो ये अम्लीय जो एसिडिक मीडियम है वो उसको बना देगा लाल, और क्षारीय माध्यम में नीला। मिथाइल ऑरेंज ये लाल रंग का होता है और ये लाल ही रहेगा अम्लीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में ये हो जाएगा नीला। फिनाफ्थिलीन जो इंडिकेटर है वो रंगहीन यानी कलरलेस होता है, और ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहेगा, और बेसिक मीडियम में ये हो जाएगा गुलाबी। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अब आगे मूव करते हैं हम लोग। तो रासायनिक बंध यानी केमिकल जो बॉन्ड है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से निर्मित ये होता है, ठीक है। वैद्युत संयोजी बंध या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन का जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये ध्रुवीय घोलक में ये घुलनशील होगा, ध्रुवीय गोल नहीं घोल, यानी पोलर सॉल्यूशन में ये सॉल्यूबल होगा। द्रवनांक और क्वथनांक इसका उच्च होगा, हाई होगा, और विद्युत का ये सुचालक होगा, यानी कंडक्टिविटी इसमें होगी। सहसंयोजी बंध या फिर कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को साझा करके ये बॉन्ड बनता है, जैसे क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो आखिरी जो ऑर्बिट होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से शेयर करेगा एक दूसरे से, और इस कंडीशन में जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो अपना जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जो शेयर करके बॉन्ड बनाएगा तो उसको बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। ये दृढ़ और डायरेक्शनल होगा, रिजिड होगा और डायरेक्शनल होता है ये बॉन्ड। आणविक रूप में रहता है और आयनिक में नहीं, यानी ये सेपरेट नहीं होगा। जैसे कि NaCl में जो बॉन्ड बनेगा उस हिसाब से यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी क्लोरीन और क्लोरीन का देखेंगे हम लोग तो ये जो है ये आयनिक नहीं होगा, ये जो है वो आणविक रूप में रहेगा, ठीक है, आयनिक रूप में नहीं। द्रवनांक और क्वथनांक जो इसका ये बॉन्ड जो होता है वीक नेचर का होता है, और ध्रुवीय घोलकों में ये प्रायः अघुलनशील यानी पोलर सॉल्यूशन में ये नहीं घुलेगा, नॉन सॉल्युबल होगा। उपसहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, लेकिन साझेदारी का इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि H2SO4 में अगर देखेंगे हम लोग तो HOS यहाँ पे देखेंगे आप तो इस तरह का जो इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो होता है आपका उपसहसंयोजक बंध। तो ये 3 तरह का बॉन्ड है उपसहसंयोजक बंध। साझेदारी जो है वो एक ही एलिमेंट करेगा यहाँ पे, 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, लेकिन साझेदारी का इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा हमारा उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। तो 3 तरह का बॉन्ड होगा, वैद्युत संयोजक या फिर ये इलेक्ट्रोवैलेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें जो आपका बॉन्ड बनेगा तो ये बनता है आपका इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ये सॉरी आयनिक होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट आखिरी में, ये आयनिक है, आयनिक बॉन्ड। जैसे कि NaCl में इसमें क्या होगा, सोडियम का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली चला जाएगा आपका किसके पास, क्लोरीन के पास, ठीक है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर जो है सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी ऑर्बिट का वो चला जाएगा मूव करके किसके पास, तो वो चला जाएगा क्लोरीन के पास। तो Cl यहाँ पे माइनस हो जाएगा और Na यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो इस तरह का बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक नेचर का या फिर वैद्युत संयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली यहाँ पे स्थानांतरण हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। सहसंयोजी में मूवमेंट नहीं होता है, शेयरिंग से बनता है। और उपसहसंयोजक बॉन्ड जो होगा उसमें एक ही एलिमेंट के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा, तो उस कंडीशन में बनेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग।
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट सबसे ऊपर वाला। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक उसको बोल लीजिए आप। दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता जब ज़्यादा हो तो बंध बनेगा कैसा, आयनिक प्रकृति का। विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर अगर नगण्य के बराबर हो तो उस कंडीशन में बॉन्ड बनेगा सहसंयोजी या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बंध बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड से कमजोर होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड से भी वीक होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल के रेखीय ओवरलैपिंग से, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल के पार्श्वीय ओवरलैपिंग से, यानी अगर ये मान लीजिए कि पी आपका कोई ऑर्बिटल है तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा पी पी ओवरलैप से, तो इस कंडीशन में यहाँ बॉन्ड बनेगा सिग्मा। और लेटरल अगर ओवरलैपिंग होता है तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे वो बन जाएगा पाई। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड में। जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ना ज़्यादा आसान होगा। पाई बॉन्ड को, ये डबल बॉन्ड को तोड़ना और मुश्किल होगा, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और इस कंडीशन में, तीनों कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक ही होगा, मेरा सिग्मा एक ही होगा। पाई यहाँ पर एक हो जाएगा और पाई यहाँ पर दो बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड के बीच में कोई मान लीजिए एलिमेंट है यहाँ पे दोनों के बीच में, तो इस कंडीशन में दूरी सबसे ज़्यादा होगा। अगर यही बॉन्ड अगर बनाता है ट्रिपल बॉन्ड तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो दूरी है, वो एटम्स के बीच में जो दूरी है वो हमारा सबसे कम होगा। जब ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे होगा तो डिस्टेंस सबसे कम होगा, और सिंगल बॉन्ड में डिस्टेंस जो है वो जो है बॉन्ड डिस्टेंस वो एलिमेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड में। धनावेश का बढ़ना या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। धन आवेश का घटना या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान घटना कहलाता है अवकरण या फिर रिडक्शन। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो तो उसको बोला जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में रिडॉक्स रिएक्शन। फ्लोरीन है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्वतंत्र अवस्था में तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या होता है शून्य, यानी अगर देखेंगे आप तो क्लोरीन Cl2 तो इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा 0। जो भी फ्री एलिमेंट होगा उस कंडीशन में उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ऑक्सीजन का वो होगा -1 परऑक्साइड यानी। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा आपका -1 ऑक्सीजन का। ऐसे जो है हर एक कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा -2। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसको बोला जाएगा ऑक्सीकारक। खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए उसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है उसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जल में घुलकर H+ आयन देता है अम्ल। एसिड जो है वो अगर उसको वाटर में सॉल्यूबल अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसिड जो है वो छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, तो वो छोड़ेगा H+ आयंस को। किसी पदार्थ का प्रोटॉन प्रदान करता है अम्ल। अम्ल का स्वाद होता है सॉर नेचर का या फिर खट्टे नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता होती है अम्ल में। विभिन्न वस्तुओं में पाए जाने वाले अगर अम्ल देखें हम लोग तो दही में होता है लैक्टिक एसिड, टमाटर में मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड, सिरका में होता है एसिटिक एसिड, संतरा में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक, चींटी का जो डंक होता है उसमें होता है मैथेनोइक एसिड, और दुर्गंध युक्त जो मक्खन है उसमें पाया जाएगा ब्यूटारिक एसिड, और सोडा वाटर में मिलता है कार्बोनिक एसिड। सेब में हमको मिल जाता है मैलिक एसिड। तो एक और देख लेते हैं हम लोग इसको। तो दही में लैक्टिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, सिरका में एसिटिक, संतरा में साइट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, चीनी का डंक जो है उसमें मैथेनोइक, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक एसिड, सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड, और सेब में मैलिक एसिड। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।